हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ्रिज एकेडमी। और देखिए, आज हम मेडिवल हिस्ट्री की सेकंड क्लास कर रहे हैं, जिसके अंदर हम राजपूत के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम करेंगे इन्वेजन्स, मुस्लिम इन्वेजन्स जो होती, अरबिक और टर्किश इन्वेजन्स जो होती उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ राजपूत। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि द ओरिजिन ऑफ राजपूत इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। एक्चुअली बहुत सारी थ्योरीज हैं कि राजपूत का ओरिजिन कैसे हुआ है, और अलग अलग थ्योरीज पे सपोर्टर भी मिलते हैं और डिनायर भी मिल रहे हैं। तो देखिए क्या क्या थ्योरीज हैं। कह रहे हैं देयर आर मैनी थ्योरीज। कोई बोलता है अग्निकुल थ्योरी, कोई बोलता है ट्राइबल ओरिजिन थ्योरी, कोई बोलता है फॉरेन ओरिजिन, मोस्ट ऑफली हुनास के डिसेंडेंट थे या शाकाज के थे। फिर उसका क्षत्रिय ओरिजिन थ्योरी एंड मिक्स्ड ओरिजिन थ्योरी। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली, तो एक थ्योरी ये बोलते हैं कि माइथोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं कि एक हवन हुआ था माउंट आबू में, एक यज्ञ सेरेमनी हुई थी माउंट आबू में, और कहते हैं कि तूफान को रोकने के लिए जो है क्लैंस को जगाया गया था। तो वो अग्निकुल से आए थे, निकल के अग्नि से निकल के आए थे, इसीलिए उनको अग्निकुल या सूर्यवंशी बोलते हैं। और कहते हैं कि इसके अंदर 4 क्लैन आए थे राजपूत के, प्रतिहार, परामार और सोलंकी और चौहान्स। और कहते हैं इसमें फर्स्ट 3 जो हैं ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे हरिकेन को रोकने के लिए। लास्ट चौहान्स बिकेम सक्सेसफुल। तो एक जो माइथोलॉजिकल ओरिजिन है वो बोलता है कि अग्निकुल से ऐसे आए थे कि अग्नि के अंदर जब आपने पूजा पाठ की तो तूफान और हरिकेन को रोकने के लिए ये 4 क्लैन आए थे राजपूत के। अब यहाँ पे अगर हिस्टोरिकली समझते तो कुछ ये बोलते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली एक ना प्योरिफिकेशन के लिए किया गया होगा एक हवन, कि इनको प्योरीफाई कर सके, या तो ये बाहर से आए होंगे तो इनका एक शुद्धिकरण टाइप का कोई यज्ञ हवन हुआ होगा, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि राजपूत को जो है इंडियन मान लिया गया हो। तो इस तरह से अलग अलग थ्योरीज हैं, बट दिस सीम्स प्लॉजिबल, है ना। हिस्टोरिकली बात सही लगती है कि ठीक है, शायद कुछ प्योरिफिकेशन वगैरह हुआ होगा, और उसके हिसाब से अग्निकुल बोलते हैं, अग्निकुल या सूर्यवंश। तो कहते हैं राजपूत जो पीरियड था वो था लगभग हर्षवर्धन के बाद से 647 से 1200 AD, अर्ली मेडिवल पीरियड के अंदर ही पार्ट फॉर्म होता है मेजर राजपूत का। उसके बाद मेजर क्लैंस थे, लेकिन ऐसा जो हम पार्ट जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हम सिर्फ 1200 AD तक ही करेंगे। तो क्या कह रहा है, फ्रॉम द डेथ ऑफ हर्षा टू 12th सेंचुरी द डेस्टिनी ऑफ इंडिया वॉज मोस्टली इन द हैंड्स ऑफ वेरियस राजपूत डायनेस्टी। तो बहुत सारी राजपूत डायनेस्टीज रही हैं, इनके हम मेजर जो डायनेस्टीज हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं, ताकि क्लैरिटी आ जाए, समझ आ जाए। और इसके अंदर देखिए, हमें फिर से वही करना है कि कौन मेजर इनका किंग था और इनकी कैपिटल क्या थी। वो अगर हम बेसिक स्टडी कर पाएंगे तो दैट विल बी इनफ, है ना। एरिया क्या था, कैपिटल क्या थी, और मेजर किंग कौन सा था इनका। तो पहला राजपूत क्लैंस कह रहा है कि देयर आर अबाउट 36 राजपूत क्लैंस। द मेजर क्लैंस वर, मेजर क्लैंस बोल रहा है कि पालाज ऑफ बंगाल, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, एक्चुअली लाहौर भी साथ में लिखना चाहिए। राठौर्स ऑफ कन्नौज, गुहिलाज या सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, उसके बाद चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, जिसका हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो इनका टेम्पल बनवाया जो इन्होंने, खजुराहो टेम्पल्स वाला। फिर परामार्स ऑफ मालवाज, सेनाज ऑफ बंगाल और सोलंकीज ऑफ गुजरात। तो हम ये सारे ही जो है मेजर क्लैंस इनको डिस्कस करेंगे, इनके एरियाज़ को डिस्कस करेंगे और इनके किंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला जो है फेमस, काफ़ी ज़्यादा जो राजपूत फेमस रहे दे आर चौहान्स। तो द चौहान्स ऑफ दिल्ली अजमेर, मैंने यहाँ पे लाहौर भी ऐड कर दिया कि तीनों ही एरिया में थे। कह रहा है कि द चौहान्स देवर फ्यूडेटरीज ऑफ प्रतिहारास। प्रतिहारास हमने डिस्कस किया था, गुर्जर प्रतिहारास, दे कॉल्ड देमसेल्फ एज डिसेंडेंट ऑफ लक्ष्मणा, है ना। तो कहते हैं उनके फ्यूडेटरीज थे चौहान्स, और कहते हैं 1101 सेंचुरी के अंदर अजमेर के अंदर इनको इंडिपेंडेंस हो गई थी और एस्टेब्लिश कर लिया था इन्होंने यहाँ से। और ये कहा जाता है कि आफ्टर प्रतिहारास दे वर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स। दे कैप्चर्ड उज्जैन फ्रॉम परामार्स ऑफ मालवा एंड दिल्ली। और इस तरह से कह रहे हैं कि कंट्रोल जो दिखाना चाह रहे हैं कि पावरफुल थे, क्योंकि इन्होंने उज्जैन कैप्चर कर लिया था परामार्स ऑफ मालवा से। दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू दिल्ली। अर्लियर जो इनकी कैपिटल थी वो अजमेर थी, और इनका जो ग्रेटेस्ट रूलर रहा है वो रहा है विग्रहराज। ये ग्रेटेस्ट रूलर रहा है इनका विग्रहराज। और अगर स्टोरीज़ की बात करें तो सबसे जो फेमस रूलर रहा है वो रहा है पृथ्वीराज चौहान 3, है ना। पृथ्वीराज चौहान, आपने इसको जो है ज़्यादा फेमस अपने स्टोरीज़ में भी देखा होगा। और एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान की जो बुक है जो चंद्र बरदाई ने लिखी है, पृथ्वीराज रासो, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत से एग्जाम में पूछी भी है। पृथ्वीराज रासो ये बुक लिखी थी चंद्र बरदाई ने, चंद्र बरदाई, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको पता होना चाहिए। तो ही वॉज द मोस्ट फेमस। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की जो कहानियाँ भी हैं वो भी पृथ्वीराज चौहान 3 ही हैं। तो कह रहे हैं इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। उनके जो 1-2 हम देखेंगे, जो इनकी लड़ाइयाँ थी 91-92 की बैटल देखेंगे जब हम गौरी और गजनी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है राठौर्स या गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज। तो देखिए फिर से कह रहा है कि दे एस्टेब्लिश्ड थ्रोन ऑफ कन्नौज, यहाँ पे इन्होंने कैप्चर कर लिया, कन्नौज ही इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली थी। और इनको भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे चौहान्स के साथ साथ इनको भी टक्कर की डायनेस्टी माना गया है जयचंद का। जयचंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, है ना, गढ़वाल्स या राठौर्स का। और ही वॉज किल्ड इन बैटल ऑफ चंदवार इन 1194। ये बैटल ऑफ तराइन के बाद हुई थी और मोहम्मद गौरी के साथ जो है लड़ाई हुई थी।
जो राजपूत थे ना, इनका ऐसा माना गया है कि इनको हर जो है दशहरा के बाद लड़ाई करनी थी, तो जो अपने नेबर पे हर दशमी विजयदशमी के बाद लड़ाई करे वो बेस्ट राजा है। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये चल रही थी कि इनके आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स थे। तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता को आपको स्टोरी पता भी होता है। इस तरह से क्या था कि इनके आपस में ना झगड़े होते रहते थे। तो जब झगड़े होते रहेंगे तो एक बाउंड्री जो है फिक्स्ड नहीं है और बार बार वो चेंज होती रहेगी, और आपस में कन्फ्लिक्ट की वजह से ये लोग यूनाइट भी नहीं कर पाए जब बाहर से अटैक्स हुए। तो ये मेजर प्रॉब्लम रहेगी। हालांकि कोई डर्थ नहीं था ब्रेवरी का राजपूत के अंदर, दे वर ब्रेव पीपल, नो डाउट अबाउट दिस। ओके, जैसे जो बोलते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, उसके बाद जो है लड़ाई के अंदर पीठ दिखा के नहीं जाना चाहिए भाग के, तो वो सब इनके रूल्स रेगुलेशंस थे। इस तरह से इनको फॉलो करते थे अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को। तो कहते हैं जयचंद वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, राठौड़ या गढ़वाल्स, तो गढ़वाल्स भी बोल देते हैं इसको। इनकी बैटल ऑफ चंदाबार थी। जो नेक्स्ट किंग्स आते हैं वो आते हैं चंदेलास। चंदेलास के अंदर हमने किया भी है, खजुराहो टेम्पल वाले। तो यहाँ पे देखिए कह भी रहा है कि नानू का स्मॉल किंगडम रूलर वॉज फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी। और उसके बाद कह रहा है कि इनका जो एरिया था वो बुंदेलखंड रीजन था। सेंट्रल इंडिया पड़ता है बुंदेलखंड, है ना। बुंदेलखंड के बाद भागेलखंड। अगर आप जोग्राफिकल रीजन्स देखेंगे तो बुंदेलखंड भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं दोज डेज बुंदेलखंड वॉज रीजन वॉज पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ जेजाका बुख्ती, ये इसका जो है नाम था उस टाइम, है ना। द कैपिटल सिटी ऑफ चंदेला वॉज खजुराहो। खजुराहो के टेम्पल्स हमने देखे थे, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं और बड़े ही वहाँ पे मतलब इमेजेस, इरोटिक इमेजेस हैं। उसके बाद कलिंजर फोर्ट था, इनका इंपॉर्टेंट फोर्ट था कलिंजर, इंपॉर्टेंट फोर्ट है। उसके बाद कह रहा है मोस्ट फेमस टेम्पल था कादरिया महादेव टेम्पल, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और ये भी मोस्ट ऑफली जो किंग थे वो विद्याधर जो किंग ने उसी ने बनवाया था। फिर कह रहा है कि चंदेला डायनेस्टी इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री फॉर महाराजा राव विद्याधर, क्योंकि इन्होंने ही मोस्ट ऑफली ये टेम्पल भी बनवाया गया, कहते हैं कादरिया महादेव टेम्पल, है ना। कादरिया मतलब गुफा, तो केव टेम्पल टाइप कह रहे हैं यहाँ पे। गुफा के जो प्रभु हैं वो शिव जी को यहाँ पे माना गया है। तो इस तरह से कह रहे हैं कादरिया महादेव टेम्पल। हु रिपल्स द अटैक ऑफ महमूद ऑफ गजनी, कहते हैं वो सक्सेसफुल इन रिपल्सिंग द अटैक ऑफ महमूद ऑफ गजनी। उसके बाद कहते हैं कि द लास्ट इंडिपेंडेंट चंदेला रूलर वाज डिफीटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ये स्टोरी फिर जो है दिल्ली सल्तनत के हिसाब से अटैच हो जाएगी, परमार थी। तो ही वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ चंदेला। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है, देखिए जो नेक्स्ट जो किंग्स आते हैं वो आते हैं घुलाज या फिर सिसोदियाज ऑफ मेवाड़। सिसोदियाज काफ़ी फेमस नाम है और इसमें आपने जो है महाराणा प्रताप का आपने ज़रूर इसमें सुना होगा। तो कहते हैं दिस क्लैन ओरिजिनेटेड इन कश्मीर, माइग्रेटेड टू गुजरात इन 6th सेंचुरी एंड देन अगेन माइग्रेटेड टू मेवाड़। तो इसलिए मेवाड़, सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, अराउंड द एरिया ऑफ मगध इन 7th सेंचुरी। तो यहाँ पे कहता है कि जो इनका रूलर था वो थे बप्पा रावल, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द डायनेस्टी, सिसोदिया डायनेस्टी। और इनका जो एरिया था मेवाड़ और चित्तौड़, है ना। और उसके बाद आपने बाद में ये सुना भी होगा, आपने जरूर मूवी देखी होगी पद्मावत। तो राणा जो है रतन सिंह जो हेड थे, रावल रतन सिंह, और उस टाइम भी जो अटैक भी हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। वो आपने देखा भी होगा कि भैया जो लड़ता रहे धड़ से अलग होने के बाद भी, सर धड़ से अलग होने के बाद जो लड़ता रहे वो राजपूत। तो इस तरह के जो है इनके मॉरल्स और वैल्यूज़ थे जिनको ये फॉलो करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसको इन्वेड किया था और हरा भी दिया था। वो सब स्टोरीज़ अलग बात है, लेकिन फाइनली ये दिखा रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ही डिफीटेड रावल रतन सिंह को, हरा दिया था। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आप इसको आप और समझना चाह रहे थे, देखिए ये हम पढ़ेंगे जो ये पोर्शन है, इसको हम जो डिटेल्स हैं वो हम दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ेंगे अभी, अलाउद्दीन खिलजी की रेन और विक्ट्रीज और नेक्स्ट को। तो इसको अभी पोर्शन को रहने देते हैं। उसका कहते हैं राणा सांगा, महाराणा प्रताप फेमस जो है फाइटर्स हुए हैं और ये हम बाद तक भी देखेंगे। तो लेटर जो दिल्ली सल्तनत और इवन मुगल्स टाइम में भी इनका जो नाम आएगा महाराणा प्रताप का, है ना। 54th रूलर ऑफ मेवाड़ इन द लाइन्स ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी। राणा सांगा का टाइम माना जाता है 1526, है ना। राणा सांगा ने कहते हैं कि बाबर को बुलाया था लड़ाई के लिए, है ना। तो उस तरह से बाहर से बाबर को इनवाइट किया गया था। तो 1526 के टाइम में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के टाइम में राणा सांगा का नाम आता है। और बाद में महाराणा प्रताप का भी नाम आता है ड्यूरिंग मुगल्स और लेटर मुगल्स, अकबर के टाइम में नाम आता है इनका। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर्स थे वो थे परामार्स ऑफ मालवास। देवर ऑल्सो फिड्यूटरीज ऑफ प्रतिहाराज। एक्चुअली प्रतिहाराज जो मेजर किंगडम था वो टूट गया था, तो ऐसे छोटे छोटे फिड्यूटरीज डेवलप हो गए थे। इनकी कैपिटल थी धार, इंपॉर्टेंट नाम है, धार एमपी में पड़ता है वैसे। द परामार्स रूलर अंटिल 1305 व्हेन मालवा वाज कॉन्कर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो कह रहा है तब तक इन्होंने रूल किया, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर कर लिया था इसको, मालवा को, है ना। और फिर उन्होंने बाद में कैपिटल जो है मांडू में शिफ्ट कर दी थी, ठीक है। उसके बाद जो इनका जो फेमस रूलर है वो माना जाता है राजा भोज, है ना। ही इज़ द मोस्ट फेमस रूलर दिस। कई बार ऐसा कहा जाता है, देसी कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, कहते हैं वो मोस्ट ऑफली इन्हीं राजा की थी। तो इनका जो है वर्चस्व था काफ़ी भारी एरिया में। और इन्होंने एक ब्यूटीफुल लेक भी बनवाई थी भोपाल के पास ही, ये देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ब्यूटीफुल लेक नियर भोपाल, भोपाल के अंदर ही। और इन्होंने जो है
कॉलेज भी सेटअप किया था धार। संस्कृत लिटरेचर जो है इस कॉलेज में पढ़ाई जाती है। अब देखिए, अगर हम समझें कि कैसी थी सोसाइटी राजपूत के अंदर, तो देवर ग्रेट वॉरियर्स, शिवलरस बाय नेचर, है ना, कर्टियस भी थे बहुत ज़्यादा। दे बिलीव्ड इन प्रोटेक्टिंग द वीक, स्पेशली विमेन एंड वीक, मतलब चिल्ड्रन के अंदर भी विमेन, चिल्ड्रन एंड वीक को ये प्रोटेक्ट करने बिलीव करते थे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है रिलीजन इनका स्टोन्च फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म। हालांकि स्टोन्च फॉलोअर बेशक हिंदुइज्म के थे, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म जैनिज्म को पैटर्नाइज किया, है ना, और इन्हीं के टाइम में भक्ति कल्ट भी स्टार्ट हो गया था। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो इनका फ्यूडल सेटअप था। फ्यूडल वही सेम, क्योंकि ये खुद फ्यूडेटरीज रहे, इनको भी ऐसे ही था कि भैया एरियाज दे दिए गए थे, अलग अलग किंग्स को एरियाज दे जाते थे, वो वहाँ का संभालते थे और लड़ाई के टाइम पे उनको बुलाया जाता था। इस तरह से फ्यूडल सेटअप था। जागीरदारी सिस्टम था, जागीर्स जो है, लार्ज नंबर ऑफ जागीर्स पर है भाई जागीरदार्स। फिर यहाँ पे देखिए मेजर लिटरेरी वर्क्स, इसी पीरियड का मेजर लिटरेरी वर्क, ये काफ़ी एक्चुअली ये बुक्स तो सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको सभी याद होनी चाहिए। तो देखिए पहले बुक आ रही है कलहन की, राज तरंगिनी किताब का नाम था, तरंगिनी, राज तरंगिनी रिवर ऑफ किंग्स। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये हिस्ट्री जो है कश्मीर की उसके बारे में बताता है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है इसके अंदर, कश्मीर के अंदर रूलर्स कैसे कैसे रहे, और इसीलिए रिवर ऑफ किंग्स मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स। एक्चुअली इसको बाय इंडियंस ना, मतलब संस्कृत वर्क है, संस्कृत में लिखी हुई है, तो इसको वन ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्क मानते हैं। कहते हैं कि इससे पहले कैसा हो रहा था कि भैया किसी की तारीफ में कोई चीज़ लिखी जा रही है, कोई प्रशस्ति लिखी जा रही है, लेकिन ये एक अनबायस्ड अप्रोच से जो है हिस्ट्री की तरह से देखा गया। रिवर ऑफ किंग्स मतलब फ्लो विद द टाइम, भैया कौन कौन से किंग्स रहे, इस तरह से इसका नाम आता है। नेक्स्ट है जयदेव की किताब है गीत गोविंद किताब है, सॉन्ग ऑफ काउहर्ड। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत बार एग्जाम पूछ चुके हैं। ये भी एक्चुअली संस्कृत में लिखी गई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो बुक है वो कथा सरित सागर, ये सोमदेव की बुक है और ये बुक भी संस्कृत में लिखी गई थी। तो कह रहे हैं कि तीनों जो बुक्स हैं संस्कृत में लिखी गई थी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो फेमस कोर्ट पोएट था चंद्रप्रदाय, पृथ्वीराज चौहान 3 मैंने बताया था अभी आपको, वही सेम ही चल रहा है, हु रोट पृथ्वीराज रासो, है ना। ये ब्रज भाषा में है, ये संस्कृत में नहीं है, ये ब्रज भाषा में, लोकल डायलेक्ट जो वहाँ का था उसमें है, एज सच संस्कृत में नहीं है ये ब्रज भाषा। ओके, उसके बाद ये भी संस्कृत में है, ये भी सारी बुक संस्कृत में है। उसका नेक्स्ट जो किंग आता है वो आता है भास्कराचार्य, जिन्होंने एक्चुअली किंग बोल गया। नेक्स्ट जो राइटर आते हैं वो आते हैं भास्कराचार्य, इन्होंने रखी है सिद्धांत शिरोमणि, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बुक है, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रिंसिपल्स बता रखे हैं एस्ट्रोनॉमी के इसके अंदर। नेक्स्ट आता है राजशेखर वो कोर्ट पोएट ऑफ महेंद्रपाल एंड महिपाल, और ये गुर्जर प्रतिहारास के थे, इसको आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। पाला के हिसाब से कई बार ऐसा लगता है कि पाला डायनेस्टी के थे, नहीं, गुर्जर प्रतिहारास के थे डायनेस्टी के, महेंद्रपाल और महिपाल, इन्हीं में कोर्ट पोएट है राजशेखर की बुक्स हमने पिछली क्लास में भी करी थी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण, है ना। ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। फिर अगर देखिए आर्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्ट आर्किटेक्चर में नाम आता है मूरल पेंटिंग्स का। मूरल पेंटिंग्स का मतलब सिंपली होता है जो दीवार पे, वॉल पेंटिंग्स को मूरल पेंटिंग्स बोलते हैं, दीवार के ऊपर जो पेंटिंग्स करते हैं, और मिनिएचर पेंटिंग्स, है ना, जो छोटा साइज करके पेंटिंग की गई है। उसके बाद टेम्पल्स एट खजुराहो, फेमस टेम्पल्स हैं, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, सन टेम्पल एट कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है, दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, ये इस टाइम में ही डेवलप हुए थे और काफ़ी मार्वलस आर्किटेक्चर था। अगर आप देखोगे दिलवारा टेम्पल्स, वैसे जो है यहाँ पे जैन टेम्पल्स माने जाते हैं दिलवारा टेम्पल्स, और उनके अंदर जो है मार्बल के अंदर बड़ी अच्छी इंटीग्रेट डिज़ाइन किए हुए हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग कर रखा है, एकदम कार्व करके। अगर आप लोग माउंट आबू गए तो आपने ज़रूर देखे होंगे, और अगर अभी जाएँ तो प्लीज़ ज़रूर देखना, बहुत ही मतलब अच्छी कारीगरी कर रखी है, बहुत ही अच्छी कारीगरी कर रखी है। फिर देखिए इधर एक नाम आता है कर्नल जेम्स टोड, कहते हैं इनकी जो है बुक है एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। अब ये कितनी सही है वो हमेशा डाउटफुल रहता है, क्योंकि बाहर के जो है ये जब हम रूल कर रहे थे हमारे पर, तब यहाँ के जो है बाहर के राइटर्स हैं, तो हमेशा थोड़ा सा डाउट रहता है। और प्रॉब्लम ये रहती है कि अब जब हमारे लोग होंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक्सेजरेशन बढ़िया के लिए कर देंगे, मान लीजिए कुछ कम भी होगा तो ज़्यादा बढ़िया बताएंगे, और जो बाहर के लोग जिनको ये दिखाना है कि इंडिया नीचे रहा है, वो कुछ अच्छा भी होगा तो उसको सॉफ्ट करके बताएंगे। तो कई बार हिस्ट्री के अंदर ये थोड़े चैलेंज रहते हैं। तो ही सेज दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ साकाज एंड हुनास, है ना, एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इनफैक्ट कर्नल जेम्स टोड वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव दिस नेम राजस्थान, है ना, इन्होंने पहला जो थे जिन्होंने यूज़ किया है इस राजस्थान नाम को इस तरह से। अब देखिए आता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्लास। इसमें क्या कह रहा है, अरब इन्वेजन्स और दूसरा टर्किश इन्वेजन्स है। तो कहता है कि अरब्स के हिसाब से कह रहा है कि जो 8th सेंचुरी थी, इस टाइम अरब्स ने काफ़ी एरिया कॉन्कर कर लिया था, मेडिटेरेनियन से इंडियन ओशन तक पूरा ही एरिया अरब्स ने कॉन्कर कर लिया था, और इनकी पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब दे वर अट्रैक्टेड बाय द वेल्थ ऑफ इंडिया,
वेल्थ के बारे में, इंडिया की वेल्थ के बारे में सभी लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है। इनफैक्ट जो राइटर्स थे जो भी यहाँ से जाते थे, इनफैक्ट जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो हमने एलेक्जेंड्री पढ़ा है, एलेक्जेंड्री वेल्थ ऑफ इंडिया से, क्योंकि प्लिनी, स्ट्रैबो सब ने बड़ी तारीफ़ कर रखी है कि भैया इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिचेस, तो इसीलिए कह रहे हैं कि दे वर अट्रैक्टेड बाय द वेल्थ ऑफ इंडिया। और जो इनका खुद का रीजन था सेंट्रल एशिया का, वो बहुत ज़्यादा मतलब टेरेन बड़ी हार्श थी, बड़ा डिफिकल्ट रीजन था। एक रीज़न एक्चुअली ये भी रहा कि इनका जो रीजन ऐसा हार्श था कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन गए, बारबरिक हो गए। उसका कहता है कि हाउ आर द रीज़न फॉर इन्वेजन ऑफ सिंध वॉज टू एवेंज प्लेंडर ऑफ अरब शिप्स बाय पायरेट्स ऑफ देबोल। एक्चुअली एक ये छोटा रीज़न ये भी दिया जाता है कि किंग दाहिर था सिंध का राजा, और देबोल जगह पड़ती है कि ये अगर हम बात करें तो ये मॉडर्न डे जो कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट के पास थी ये जगह। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एरिया जो काउंट होता था वो दाहिर का होता था सिंध के अंदर। और कहते हैं कि दाहिर ने जो देबोल वाले पायरेट्स थे, पायरेट्स जो मतलब चोरी चकारी जो करते हैं शिप्स की, जो लूट लेते थे शिप्स को, उनकी कह रहा है कि इनको इसने कंट्रोल नहीं किया, किंग दाहिर ने पनिश नहीं किया, इसीलिए ही मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया किंग दाहिर से लड़ने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था हजाज, हाकिम अल हजाज था गवर्नर ऑफ इराक, इसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था कि तुम कासिम जाओ और दाहिर से लड़ाई करो, उसको हराओ, क्योंकि ये पनिश नहीं कर रहा है देबोल के पायरेट्स को और हमें परेशानी होती है ट्रेड के अंदर। ठीक है, अरब शिप्स जो थी उनको ये जैसे इन्होंने लूट लिया था, तो इसीलिए ही मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। ठीक है, तो बैटल भी हुई थी एट रेवार या रेवर, ये बैटल का नाम, यहाँ पे जगह का नाम है, और ये बैटल हुई थी 712 में। मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया। दाहिर जो किंग था वो था छाछ डायनेस्टी का किंग, तो छाछ डायनेस्टी के किंग के दाहिर को हरा दिया गया, दाहिर वॉज कोट एंड किल्ड, दाहिर को हरा दिया और मार दिया गया। इस तरह से जो है मोहम्मद बिन कासिम ने कैप्चर कर लिया, और फिर धीरे धीरे इसने और जो इंपॉर्टेंट प्लेस थे सिंध के वो भी कैप्चर कर लिए, और फिर वहीं पे लगभग ये रुक गए थे। तो सिंध का एरिया कैप्चर करके अरब इन्वेजन में जो है ये बैठ गए, है ना। तो देखिए यहाँ पे फिर से मेंशन वही है कि अल हजाज था गवर्नर ऑफ इराक हु सेंट मोहम्मद बिन कासिम टू इंडिया, और ही कॉन्कर्ड सिंध विद द परमिशन ऑफ कैलिफ। एक्चुअली कैलिफ वाहिद था इस टाइम, टर्की में रहता था कैलिफ वाहिद, तो कैलिफ वाहिद के अंडर गवर्नर काम कर रहा था अल हजाज, और अल हजाज के अंडर था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना, इस तरह से ये फ्लो है। उसका कहते हैं बैटल ऑफ रेवर हुआ, दाहिर को हरा दिया गया, है ना। दाहिर वॉज डिफीटेड और ग्रेजुअली सिंध और मुल्तान वर कैप्चर्ड। एक्चुअली मोहम्मद बिन कासिम ने बाद में मुल्तान भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम होता है सिटी ऑफ गोल्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो सिटी ऑफ गोल्ड मानता था, तो इसलिए इन्होंने एरिया कैप्चर करके यहीं तक बैठ गए थे बस सिंध मुल्तान, और फर्दर इंडिया में नहीं आए थे ये जो अरबिक इन्वेजन थे। उसके बाद टर्किश और डीप इंडिया की तरफ आ गए, नॉर्थ वेस्ट से और अंदर की तरफ आ गए, नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आ गए। अब देखिए क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था इनका। सिंध एंड मुल्तान वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्ताज, है ना। इक्ताज से ही सिस्टम काफ़ी टाइम से चला रहा था, फ्यूडल सोसाइटी थी, और इसको कहते हैं फिर अरब मिलिट्री ऑफिसर्स वर द हेड ऑफ इक्ताज, और फिर वो देखते थे उन इक्ताज को, वही टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, इस तरह से था। और कहते हैं जो सब डिविजन्स थे उसके अंदर कई जगह लोकल हिंदू ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया गया था, और जजिया वॉज इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम्स, है ना। जजिया एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम के ऊपर इम्पोज किया जाता है। एक्चुअली कहानी ये कहती है कि जजिया सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने इम्पोज किया था, और उसका रीज़न ये नहीं था कि नॉन मुस्लिम्स था, उसका रीज़न ये था कि जिस एरिया में मक्का या मदीना में जहाँ पे रूल कर रहे थे बाद में, इनफैक्ट दोनों कैप्चर कर लिए थे बाद में तब, तो कहते हैं कि उस टाइम मुस्लिम्स ही थे आर्मी के अंदर। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा कि भैया जो लोग आर्मी में नहीं हैं उनको कम से कम कुछ तो टैक्स दो हमें, क्योंकि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले ये जो टैक्स था ये वो था जो नॉन आर्मी में है, लेकिन ग्रेजुअली ये डेवलप हो गया नॉन मुस्लिम्स का, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जजिया फिर ग्रेजुअली नॉन मुस्लिम्स का डेवलप हो गया था, वरना इनिशियली इट वाज पेड बिकॉज दे वर नॉट इन आर्मी, तो जो आर्मी में नहीं है कम से कम वो टैक्स पे करे, और आर्मी मोस्टली मुस्लिम्स थे क्योंकि दे वर फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ग्रेजुअली डेवलप हो गया एज अ नॉन मुस्लिम टैक्स। फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि आर्मी बहुत भारी थी, कैमल, सीरियन हॉर्सेज, बैक्टीरियन, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। ऐसा 25,000 ट्रूप्स विद 6,000 कैवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना बिल्कुल क्लियर है कि आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी मोहम्मद बिन कासिम की। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है एंड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा जैसे अभी मैंने बताया कैलिफ जो वाहिद या वालिद जो है नाम आता है, जब इनकी जगह चेंज हो गए थे कैलिफ ने आ गए थे सुलेमान, तो सुलेमान ने क्या किया, ऑर्डर किया अल हजाज को ही हटा दिया, और अल हजाज के हटने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम को भी हटा दिया गया वहाँ से, ही वॉज डिसमिस्ड और हटा दिया गया। लेकिन फिर भी इनका जो है काफ़ी टाइम तक रूल चलता रहा था, किनका, अरब इन्वेजन्स के हिसाब से, अरेबिक जो किंग्स थे उनका, उनके गवर्नर्स और वही उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना। कैलिफ का ही रूल चलता रहा था लगभग 150 साल। उसके बाद इनका जो इफ़ेक्ट रहा वो यही रहा कि एक्चुअली ये जो अरेबिक कॉन्क्वेस्ट थे इन्होंने भी धीरे धीरे मुस्लिम
जो है धर्म अपना लिया था, इस्लाम धर्म अपना लिया था, मुस्लिम हो गए थे। तो इसीलिए इनके आने की वजह से ही इस्लाम भी इंडिया में आ गया था, ठीक है। हालांकि सिंध मुल्तान के एरिया में रहा इनिशियली। उसका कहता है आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, पेंटिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, ये सब भी जो है फ्यूज़ हो गए, इंडियन भी और उधर वाला भी एक फ्यूजन बना दोनों का, है ना। कुछ अरब्स ने लर्न किया, कुछ अरब से हमने सीखा, इस तरह से चला। ऐसा देखा जाए कि फर्स्ट जो ये कहें कि प्रोपगेटर थे मुस्लिम धर्म के, वो थे मलिक इब्न दिनार, और केरला में इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम इस्लाम धर्म को, है ना। तो इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, है ना, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट आता है टर्किश इन्वेजन। देखिए टर्क्स भी मुसलमान हुए थे और नए नए मुस्लिम बने थे, नए नए इस्लाम धर्म इन्होंने अडोप्ट किया था, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे उसको फैलाने में भी। और हर जगह देखिए धर्म की बात नहीं होती, मैंने अभी बताया भी कि जो इनकी एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा हार्श टेरेन था, इंडिया इनको लैंड ऑफ रिचेज़ लगता था, इसीलिए इन्होंने ग्रेजुअली इंडिया के अंदर इन्वेड भी कर दिया, है ना। और फिर उसके बाद इन्होंने इंडिया को भी कैप्चर कर लिया। तो सिर्फ धर्म के नाम पे नहीं होता है, हालांकि बहुत सारे जो रूलर्स रहे उन्होंने धर्म का इस्तेमाल करके जो है अपने सैनिकों को बड़ा मोटिवेट करके और फिर लड़ाइयाँ लड़वाई हैं, लेकिन अल्टीरियर मोटिव रहता था, सिर्फ धर्म को, सिर्फ और सिर्फ धर्म को प्रोपगेट करना मेन मोटिव नहीं लगता है। कह रहा है कि इन 8th and 9th सेंचुरीज द टर्क्स डोमिनेटेड द कैलिफ्स ऑफ बगदाद, है ना। फिर यहाँ पे जो बगदाद में जो खलीफा थे उसको टर्क्स ने डोमिनेट किया, और इसी तरह से फिर यहाँ पे भी जो है या टर्किश का ही रूल होने लगा सिंध मुल्तान के अंदर, टर्किश है ना, टर्किश कैप्चर कर लगे इसको। उसके बाद जो फर्स्ट मेजर जो इन्वेडर माना गया है टर्किश का, वो माना गया महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी, एक्चुअली उनको महमूद ऑफ गोरी, महमूद ऑफ गजनी इसलिए बोलते हैं कि गजनी एक जगह के भी नाम था और गजनी एक ट्राइब का नाम भी था, तो इस तरह से हो गया, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि इन ऑल मोहम्मद गजनी इन्वेडेड 17 टाइम्स, है ना। आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि भैया एक चींटी चढ़ रही थी, गिर रही थी, बट ऐसा माना जाता है कि हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता है कि इनकी बार बार जो ये आते थे ये प्लंडर करके वापस चले जाते थे, एज सच लड़ाइयाँ नहीं हुई थी किसी से भारी। मतलब एक्चुअली इस टाइम जो है वीक थे किंग्स, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट था इंडिया में, तो सिर्फ प्लंडर करके वेल्थ को लेके चले जाते थे। तो ऐसा इन्होंने 17 टाइम्स किया ड्यूरिंग 1026। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश टू इन्वेड इंडिया, है ना। और इनका जो मोहम्मद गजनी वॉज द सन ऑफ सबुक्तगिन, तो कई बार सबुक्तगिन का नाम भी आ जाता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी, तो इसलिए महमूद ऑफ गजनी, क्योंकि डायनेस्टी गजनी थी। टर्किश स्लेव कमांडर, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू पेनिट्रेट डीप इनटू इंडिया, है ना। वैसे तो हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम था फर्स्ट मुस्लिम रूलर, लेकिन टू पेनिट्रेट डीप इनटू इंडिया ही वाज द फर्स्ट, है ना। इस तरह से कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर आ गया था, जिसने एरिया काफ़ी कंट्रोल कर लिया था, वो था महमूद गजनी। वैसे अगर फर्स्ट मुस्लिम रूलर माना जाए तो वो मोहम्मद बिन कासिम ही थे, जो हमने ऊपर वाली इन्वेजन्स में किया है, अरबिक इन्वेजन्स में किया है। तो देखिए यहाँ पर यही बोल रहा है कि क्या था चीफ मोटिव। चीफ मोटिव जो था महमूद की इन्वेजन्स का, वो था टू डिज़ायर वेल्थ, है ना, एंड सिक्योर इट्स वेल्थ ही चाहिए थी मेनली। और जो है महमूद ने अटैक किया काफ़ी बार, और एक्चुअली अपने आप को बोलता था बुत शिकन। महमूद ऑफ गजनी बोलता था अपने आप को बुत शिकन। बुत शिकन का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स। तो ये कहता था मैं मूर्तियाँ वगैरह पूरी तोड़ देता हूँ, मुझे बढ़िया नहीं लगता जो काफिर हैं, जो मेरा धर्म फॉलो कर, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, मैं उनके अगेंस्ट हूँ, इस तरह से। बट अगर देखा जाए तो कहते हैं कि जैसे इसका जो लास्ट अटैक था 1025 में, इन्होंने सोमनाथ पर अटैक किया था, तो सोमनाथ मंदिर तो मेनली सोने का और सब बना हुआ था, तो प्लंडर किया, लेकिन कहते हैं साथ में ही जो है गणेश जी का मंदिर है वो नहीं तोड़ा गया, क्योंकि वो पत्थर की मूर्ति है। तो कहीं ना कहीं अल्टीरियर मोटिव समझ में आता ही है ना। फिर यहाँ पे कहते हैं कि फिरदौसी वाज द पोएट जो महमूद के साथ ही इसके कोर्ट में रहते थे। शाहनामा इन्होंने लिखी है, इंपॉर्टेंट है किताब का नाम, फिरदौसी रोड शाहनामा, है ना। और ये ईरानी हीरोज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये सब यूलोजी हैं। यूलोजी मतलब प्रशस्ति, प्रेज में लिखी गई चीज़ें, तो यूलोजी है। उसके बाद अल बरूनी भी इसी के टाइम में यह कंपनी करके आए थे। किताबुल हिंद इनकी जो है किताब है, दिस इज़ एन इंक्वायरी इनटू इंडिया, और ये काफ़ी जो है इंडिया के बारे में, उस टाइम के इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छी लाइट थ्रो करती है, और बताते भी हैं कि भैया कैसे जो है इंडिया का सिस्टम चल रहा था, कैसी सोसाइटी थी, कैसे जो है ब्राह्मण्स का सिस्टम था। इसमें जैसे अल बरूनी कहते हैं कि इनिशियली जो है जो इनके पूर्वज थे ब्राह्मण्स के, देवर रियली एनलाइटेंड, लेकिन अभी जो ब्राह्मण्स हैं वो जो है टच मी नॉट पॉलिसी फॉलो करते हैं, और जो है ज्ञान बांट के भी खुश नहीं है। इनफैक्ट सच्ची बात है कि उनको इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। ऑब्वियसली देखिए बाहर का ट्रैवलर है तो थोड़ा बायस्ड होगा, है ना, कभी आप ऐसे नहीं समझिए कि बिल्कुल सही बात ही है, बट ये ऐसा कहना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन फॉलो करते थे, और जो है समझ
इस तरह की डेवलप नहीं हुई थी कि बाहर क्या हो रहा है दुनिया में। और मुझे लगता है कि ऐसे अगर किंग्स को डेवलप हो जाती तो शायद ये जो बाहर के इन्वेडर्स थे इनको रोक भी पाते इकट्ठा होकर, वो नहीं हो पाए, है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है कि महमूद के जो इन्वेशन थे इट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन किंगडम्स, और फिर जो है पॉसिबिलिटी टर्क्स की और ज़्यादा अटैक्स के लिए बढ़ गई। ही रिटर्न टू गजनी विद एनॉर्मस वेल्थ, और इस देखिए फिर से वही वेल्थ को देख के फिर और भी लोग आए, और उन्होंने जयपाल रूलर को हराया था हिंदुशाही डायनेस्टी के, फतेह दौड़ को हराया था मुल्तान के रूलर थे, नागरकोट के आनंदपाल किंग को हराया था, मथुरा के चंदेलाज, है ना, और कन्नौज ग्वालियर के भी किंग्स को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया में हरा दिया था। हराया क्या था, बस प्लंडर करके चले जाते थे। फिर ये कहते हैं इसके इन्वेजन सिग्निफिकेंट था हिंदुस्तान वॉज अगेंस्ट सोमनाथ टेम्पल, है ना, जो भी बता रहा था 1025 का सोमनाथ टेम्पल, और यहाँ पे लोकेटेड कोस्ट ऑफ काठियावाड़। और इस टाइम कहते हैं जो किंग थे वो चले गए थे, जब अटैक हुआ तो भाग गए वहाँ से। फिर कहते हैं कि जब वापस चले गए प्लंडर करके तो फिर वापस आ गए राजा भीमदेव, इस तरह से, है ना, ही एस्केप्ड फ्रॉम द प्लेस, फिर बाद में ही रिटर्न, है ना। और फिर यहाँ पे क्या एंड ऑफ गजनीज रूल, कैसे हुआ, गजनी रूल डिक्लाइंड बाई 1186, और फिर धीरे धीरे महमूद ऑफ गोरी इंपॉर्टेंट हो गया था। फिर उसके बाद गोरी के अटैक्स है, तो मोहम्मद ऑफ गोरी या महमूद ऑफ गोरी, ये कहते हैं 1149-50, ये भी गौर एक ट्राइब है, इसीलिए जो नाम है आपको गोरी मिलता है। गौर जो है एक ट्राइब का नाम भी है, और ये भी लगभग वही अफगानिस्तान वाला अपर और लोअर जो अफगानिस्तान एरिया उसी में गौर ट्राइब थी। ही वॉज द थर्ड मुस्लिम रूलर हु इन्वेडेड इंडिया, है ना। थर्ड कैसे हो गए, फर्स्ट मोहम्मद बिन कासिम, सेकेंड मोहम्मद ऑफ गजनी और थर्ड मोहम्मद ऑफ गोरी, है ना। तो इस तरह से थर्ड मुस्लिम इन्वेडेड हो गए, वैसे सेकेंड टर्किश इन्वेडेड। फिर क्या बोल रहे हैं कि इसका जो पूरा नाम था वो मुइनुद्दीन मोहम्मद साम था, मोहम्मद बिन साम या मोहम्मद गोरी बोलते थे, और इसने असेंड किया था थ्रोन ऑफ गजनी ही 1173 में, है ना। और इस तरह से गजनी का जो एम्पायर था वो अब गोरी के अंडर आ गया, और फिर गोरी ने इन्वेजन्स किए, और फर्स्ट इन्वेजन था 1176, लेकिन जो मेजर इन्वेजन्स थे हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन आता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान द थ्री, और जो है इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा था, और स्टोरी ये भी कहती है कि भैया इसने फिर मोहम्मद गोरी ने जो है सरेंडर कर दिया हारने के बाद, और मर्सी के लिए मांगा कि दया दिखाओ, थोड़ा सा हाथ जोड़ के कि भैया पृथ्वीराज चौहान से जो है माफ़ी मांगी, तो पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। और कहते हैं कि ये बड़ी मेजर गलती हुई, पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया, क्योंकि फिर नेक्स्ट ही ईयर में इसने फिर से अटैक किया, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, है ना। तो फिर से गोरी के साथ लड़ाई, और इस बैटल में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी, और फिर ही वॉज हेल्ड प्रिजनर। और बुक्स कई ये कहती है कि वॉज लेटर पुट टू डेथ, कई जगह ऐसा कहते हैं, एक स्टोरी भी है, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि ऐसा हुआ था कि उसके ना पृथ्वीराज चौहान की आंखों में जो है गर्म सलाखें डाल दी गई थी, तो वो अंधे हो गए थे। पर फिर भी जो गोरी का जो वो था, जो इनके जर्नल थे, वो कह रहे थे कि साहब ये अभी भी ख़तरनाक है। तो कहने लगे, अरे मोहम्मद गोरी कहने लगा ऐसे कैसे, इतना क्या ख़तरनाक हो जाएगा। तो फिर कहते हैं कि ये जो है शब्द वेदी बाण भी चलाना जानते हैं। शब्द वेदी मतलब साउंड के हिसाब से, है ना, जैसे साउंड के हिसाब से बाण चलाना जानते हैं, जैसे अर्जुन था ना, साउंड के हिसाब से बाण चलाता था, बाद में प्रैक्टिस की थी उसने। तो इस तरह से कहते हैं कि ये भी आवाज़ के हिसाब से चलाना जानते थे। तो फिर जो है गोरी ने कहा कि चलो दिखाओ, ज़रा नमूना दिखाओ। तो फिर कहते हैं कि चंद्रप्रदाई था इनके साथ ही, चंद्रप्रदाई ही बताएगा, ऐसा कहा गया, भाई चंद्रप्रदाई बताएगा। तो चंद्रप्रदाई ने ब्रज भाषा मतलब डायरेक्ट दूसरा यूज़ करके ऐसा बता दिया कि भैया तुम्हारे 4 लेफ्ट होके फिर 10 आगे हाथ में गोरी खड़ा है, अट्ठास कर रहा है और मारो तीर। तो फेंका गया था कुछ कि भैया कुछ जो है घुंघरू वगैरह कुछ फेंकेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन उसको फेंक के चंद्रप्रदाई ने कहते डायरेक्शंस उसकी बता दी कि गोरी कहाँ खड़ा अट्ठास कर रहा है। तो उसकी हंसी की आवाज़ सुन के कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है तीर मार दिया था और गोरी को मार दिया था। इस तरह की स्टोरी, ठीक है ना। और वैसे सिंपली हिस्ट्री के हिसाब से कहते हैं कि इसको प्रिजनर करके डेथ कर दिया गया था। और बाद में देखिए एक्चुअली गोरी की डेथ कहीं और भी दिखाते हैं, खोखर ट्राइब में, इसीलिए थोड़ा सा इन स्टोरीज़ के ऊपर थोड़ा सा एक्चुअली डाइसी हो जाती है स्टोरीज़। वी आर नॉट श्योर कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है राजपूत सरप्राइजिंग की, कि जो है कुछ लड़ाइयाँ हुई थी मोहम्मद गोरी के साथ। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर वर मैनी राजपूत म्यूटनीज इतने टाइम के बीच में। जो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो जनरल था गोरी का, है ना। कई बार गोरी ऐसे लिख देते हैं, गोरी लिख देते हैं, वो एक ही बात है, आप उसको प्लीज़ अलग अलग मसले से। तो गोरी का जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, ही डिफीटेड देम, मतलब ये म्यूटनीज को इसने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था। और इसी टाइम में जो है दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी दिल्ली कैपिटल बनाया था। लेकिन ये माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में लाहौर कैपिटल थी। और
दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत जो बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत, उसके ट्रू फाउंडर माना गया है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर माना गया। फिर यहाँ पे बता रहा है बैटल ऑफ चंदवार हुई थी जिसमें गौर ने डिफीट कर दिया जयचंद को। ये आफ्टर बैटल ऑफ तराइन हुई थी और जयचंद को भी हरा गया। दे वर ऑल्सो अमंग द स्ट्रॉन्ग रूलर्स ऑफ राजपूत। तो इनके हराने के बाद काफ़ी हद तक जो है कॉन्क्वेस्ट ईजी हो गया था। और एक दो जगह पे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिहार भी आता है, जैसे यहाँ पे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ मोहम्मद गौरी, ही डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला। ये एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि किसने डिस्ट्रॉय किया था। 1202 AD के अंदर इसने विक्रमशिला डिस्ट्रॉय किया और नालंदा को भी अटैक किया इसने 1203 में। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। फिर डेथ ऑफ मोहम्मद ऑफ गौरी, ही वॉज असैसिनेटेड ऑन दिस डेट, 25 मार्च 1206 में असैसिनेट कर दिया गया था बाय शिया रेबल्स एंड खोकर्स। खोकर्स एक ट्राइब थी पंजाब की, तो कहते हैं इन्होंने इसको जो है असैसिनेट कर दिया था। तो इसीलिए थोड़ी स्टोरी जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थोड़ी डाउटफुल लगती है। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी रियल फाउंडर ऑफ टर्किश एम्पायर इंडिया बिकॉज ऑफ हिज वेरियस इन्वेजन्स एंड सब्जुगेशंस ऑफ राजपूत टेरिटरी। कहते हैं इस टाइम इसने काफ़ी ज़्यादा राजपूत टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था और कहीं ना कहीं टर्किश का एम्पायर अब काफ़ी बड़ा भी हो गया। तो जो दिल्ली सल्तनत हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर स्टार्ट करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।